हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और यस्टरडे विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने सेशन में हम लोग आराम से अभी पढ़ने वाले हैं संख्या जो है नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। और यूपी पुलिस के लिए जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मोर देन जो समझे इनफ होगा। बहुत मतलब समझ लीजिए कि हाई लेवल का ही पढ़ेंगे, बहुत बेसिक नहीं पढ़ेंगे। बेसिक तो पढ़ेंगे लेकिन उससे ऊपर का ही पढ़ेंगे, क्योंकि जितना भी फॉलो करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर को ज़्यादातर फॉलो करके चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम जो हमारा लगेगा, अभी तो नहीं लगेगा, मिनिमम आपको 4 महीना मिल जाएगा, बहुत कम मिलेगा तो 4 महीना। तो अगर हम कह रहे हैं 4 महीना मिल जाता है तो 4 महीने में हम लोग मैथ आराम से ख़त्म करेंगे। मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन होगा ये बहुत बेसिक बेसिक तरीक़ों से पढ़ते हुए हम लोग आगे चले जाएंगे और आराम से इसको ख़त्म कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका पोर्शन बहुत लंबा है और आराम से चलना है, क्योंकि मेरा भी पेपर है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे ही चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि मैं प्रयास करूँगा कि आपका ये सिलेबस जो है कंप्लीट करा दूँ किसी भी तरीके से। तो इससे पहले कि हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, मैथ का चैप्टर होगा। तो मैथ का समझ ही रहे होंगे कि ये मैथ का चैप्टर है। मैथ का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। मैथ में आपको पहले कोई चैप्टर देखने को मिलता है तो नंबर सिस्टम ही देखने को मिलता है, ठीक। तो नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं और आराम से बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये समझ लीजिए कि इतना जो लिखा है यहाँ पे ये बहुत काम का है, आपके इतने काम का है कि लगभग सभी चैप्टर्स में इनका यूजेज होता है। अभी अगर मैं बताऊँ कि कैसे यूजेज होता है, जैसे कि पूछ लेता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का भी पूछ ले आपसे कि क्या कहते हैं एवरेज क्या होगा, यानी औसत क्या होगा, तो आप नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको पता ही नहीं हो कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होती है, प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन सी हैं, सम संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब आपको समझना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी पूछ लेता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं योग कैसे निकालोगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए प्रथम संख्या ही कौन सी है, प्राकृतिक संख्या प्रथम कौन सी है। देना जाता है कि प्रथम 50 या प्रथम 100 जो है कहते हैं पूर्णांक का बता दो, इंटीजर्स का, ठीक है, या होल नंबर्स का बता दो। अभी बताएंगे अंतर क्या क्या है, इसी पे बात होने वाली है। अभी आराम से हम लोग की बात होगी आराम से। तो इससे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है, आज से फर्स्ट क्लास लगी आपकी। अभी से ये आराम से आपका मोर देन 100 क्लास किसी भी तरीके से प्रयास किया जाएगा, क्योंकि समय भी है, जीडी वाली हालत नहीं है यहाँ पे। जीडी जितना हड़बड़ी नहीं हुई, जीडी तो ऐसा हुआ कि इधर सीजीएल का पेपर लग रहा है, उधर जीडी का डेट आ गया, उधर जीडी के फॉर्म भर गए, बहुत तेज़ी से काम हुआ उसमें। तो वैसा यहाँ नहीं है, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ढीला है, मस्त से काम होगा, आराम से चलता रहेगा, सालों साल वैकेंसी आती जाती रहती है यहाँ पे। एक वैकेंसी देखने में 5 साल लग जाता है। 2018 में से पहले वैकेंसी आई थी, आपको पता हो तो अभी हम चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखने आपके सामने लिखा गया है संख्या ग्राफ को। संख्या ग्राफ को एज इट इज़ आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि इस पर मेहनत हो रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक आया कुछ भी बक के चलेगा, ये सारा ऑथेंटिक डेटा रहेगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। आप समझिए किसी संख्या ग्राफ को पढ़ रहे हैं तो संख्या को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है वास्तविक संख्या का, दूसरा चीज़ होता है काल्पनिक, यानी एक तो वास्तविक कोई चीज़ हो सकती है या काल्पनिक हो सकती है, जैसे भूत प्रेत माया पिशाच, ये सब क्या है, काल्पनिक है। हम आप जो है वास्तविक हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो काल्पनिक हैं, इमेजिनरी, और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और इन दोनों के मिक्सअप से एक बीच में उभयनिष्ठ चीज़ निकल के आती है। यानी उभयनिष्ठ तो समझ रहे हैं ना, जैसे कुछ नर कुछ मादा कुछ बीच में होते हैं ना, तो वैसे ही कोई भी चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि कोई संख्या होती है फिर उसके बीच का भी तो संख्या कुछ हो सकता है। तो जो इन दोनों के मिलने से, या जो इनके दोनों में से उभयनिष्ठ है, वो क्या है, मिश्रित संख्या, जो इन दोनों के मिलने से बन जाती हैं। यानी जिनमें कुछ कुछ गुण काल्पनिक के होते हैं, कुछ गुण वास्तविक के होते हैं, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, मिश्रित संख्या कहते हैं। अब देखिए एक एक को समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या इतना पूरा ग्राफ आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ जो आप पढ़ते हैं, ये इतना, ये पूरा वास्तविक संख्या है। मेरे कहने का मतलब समझिए, ये जितना इतना इधर मैंने मारा लाइन ना, ये पूरी लाइन जो है ये वास्तविक संख्या की है। मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, कोई प्राकृतिक संख्या हो गई, कोई परिमेय संख्या, कोई अपरिमेय संख्या, कोई पूर्णांक हो गया, कोई भिन्न हो गया, कोई धनात्मक संख्या, कोई ऋणात्मक संख्या, कोई शून्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या, कोई सम संख्या, कोई विषम संख्या या प्राकृतिक संख्या, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी। समझ रहे हैं, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके और प्लस इनफाइनाइट तक जितना चीज़ें आप ले सकते हैं सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर आते हैं। अगर दो चीज़ों को छोड़ दिया जाए, यानी काल्पनिक संख्या और मिश्र संख्या को छोड़ दिया जाए, तो बाकी शेष कुछ भी नहीं बचता जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आता। समझ पा रहे हैं मेरी बात। मैं कुछ भी संख्या लिख दूं, 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 0 लिख दूं, -1 लिख दूं, -2 लिख दूं, -65 लिख दूं, -5 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं,
ठीक है। सारे के सारे जो संख्याएं होंगी वो सब कुछ, हाँ इवन अंडर रूट में भी कुछ भी लिख दो, आप परिमेय संख्या भी कुछ भी लिख दो, आप अंडर रूट कुछ भी लिख दो, माइनस के अंदर फिर लगा के अंडर रूट कुछ भी लिख दो, ये सब कुछ वास्तविक संख्या है। मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। कोई भी संख्या होगी वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कुछ तो समझ पाए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही पढ़ना है। अब इसके बाद आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, जो इस ग्राफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ और आराम से आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कैसे चीज़ें हैं जो मैंने बोला। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम जगह मिलता है ऐसी चीज़ें लिखी, लेकिन हाँ NCERT अगर आप फॉलो करते हैं तो NCERT में साफ साफ लिखा गया है, सारा डाटा यहाँ NCERT का है। कोई, क्योंकि यहाँ डाटा बहुत गलत हो जाते हैं, चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं, एक को लेके जीरो को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो चीज़ें आराम से समझिए, मस्त से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। अब वास्तविक संख्या आप लोग समझ चुके होंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। मतलब कि अगर आप काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या को छोड़ दें तो कुछ भी लिख दीजिए, वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर होता है। अगर किसी संख्या के ऊपर आप अंडर रूट लगा रहे हैं लेकिन माइनस के साथ लगा दीजिए, ये इमेजिनरी नंबर का रूप लेगा, क्योंकि इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये काल्पनिक है, ये केवल कल्पना में है। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। समझ पाए। कोई भी संख्या आप अपने मन में लीजिए, जैसे कि 5 लीजिए, -5 करिए और अंडर रूट लगाइए, ऐसी सिचुएशन बन के आती है तो वो क्या बनेगी, आपकी काल्पनिक संख्या बनेगी। काल्पनिक संख्या से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस खाली संख्या के भाग में पूछ लेता है कि संख्या का कितने प्रकार होते हैं। तो संख्या के बेसिकली जो आपको देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, या तो वास्तविक या काल्पनिक। आपको डायरेक्ट बताना है कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं, या वास्तविक होती हैं या होती है काल्पनिक। कहीं कहीं लिखा मिलेगा कि मिश्रित भी होती है, लेकिन हाँ ये 2 100% आप याद रखें कि यही 2 होते हैं, ठीक। अब आता है मिश्रित संख्या। तो मिश्रित संख्या का रूल है, अगर लिखना चाहें लिख लीजिए, बहुत काम का है, कि अगर आप लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी दोनों नंबर्स को मिला के कोई संख्या लिख देते हैं तो मिश्रित संख्या का रूप लेती है। जैसे मैं लिख दूं 2 प्लस -3 का अंडर रूट 4 लिख दूं, ठीक है, कुछ भी लिख दूं, या इसके पीछे लिख दूं मैं कि हाँ यही लिख दीजिए, यही कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो पीछे रूट लगाते हैं यहाँ एक भी हो सकता है, कुछ भी नहीं लिखे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में इनटू का मान जो माना जाता है हमेशा एक तो माना ही जा सकता है। हाँ लेकिन एक चीज़ लिमिट होती है, पेपर में 6-7 बार ये पूछा कि बी की वैल्यू किसी भी कीमत पर 0 नहीं हो सकती, बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही किसी संख्या में 0 से इंटू होता है वो संख्या खत्म हो जाती है, वो कोई भी हो, इमेजिनरी हो काल्पनिक हो, कैसी भी दुनिया की संख्या हो, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू कर देंगे, वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी याद रखिएगा कि जो a + IB इसका एक फार्मूला लिखा होता है, इसमें b की वैल्यू जो होती है किसी भी कीमत पे आप 0 मत करिए। इट मीन्स 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपको बताया कि 2 लिखा है, 2 में अगर आप 0 से गुणा करते हैं तो खत्म हो जाता है ना। तो समझ लीजिए 1 हो सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या 1 से छोटा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गया। अब इतना आपको अगर समझ में आया होगा तो आपके बहुत काम का है। इतना काम का समझ लीजिए कि इससे आपको एक आध क्वेश्चन कभी भी पेपर में बन जाता है, ठीक है। पुलिस वुलिस के एग्जाम में कुछ कंफर्म नहीं है, उत्तर प्रदेश के पुलिस के एग्जाम में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये पूछता क्या है या पूछना क्या चाहता है। आप लोग कोई एकदम 100% श्योर होकर नहीं कह सकता, क्योंकि ये SSC का एग्ज़ाम नहीं है। SSC के एग्ज़ाम में आप श्योरिटी से कह सकते हैं कुछ हद तक वो सिलेबस को फॉलो करता है, सिलेबस को ये भी फॉलो करते हैं, लेकिन मैथ वैथ के क्वेश्चन में, GS के क्वेश्चन में ये क्या पूछ ले, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। GS वगैरह के सेक्शन में कभी कभी इतना भयंकर पूछ लेंगे कि आपको लास वेगास कहाँ पड़ता है ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनसे कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैथ में ये भी याद रखिएगा कि मिश्रित संख्या भी कोई संख्या होती है, काल्पनिक संख्या भी कोई संख्या होती है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। कि प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। जितना ग्राफ बना है उसको बहुत ध्यान से देखिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये एक तो इसका क्या होता है, डेफिनेशन होता है कि P/Q के रूप में किसी भी संख्या को अगर लिखा जा सके तो वो परिमेय संख्या है, ठीक है। और जिसको P/Q के रूप में ना डिफाइन किया जा सके वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या में एक बेसिक रूल याद रखिएगा, कभी भी अगर मैथमेटिकल भाषा में पूछा, जैसे लेखपाल के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा भाषा पे आधारित, मतलब 25 में 25 करने वाला बंदा उसको नहीं कर सकता। 2 क्वेश्चन जिसने भी पेपर दिया है, अगर उसको पता हो या पेपर रखा हो तो देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन मात्र पूछा था भाषा पे आधारित। एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अनंत रेखाओं से बनी है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन और पूछा था
कि दूसरी टाइप का कोई क्वेश्चन था, मतलब वो भाषा पे आधारित वो भी क्वेश्चन था। तो जब भाषा पे आधारित क्वेश्चन आ जाता है तो कोई नहीं कर सकता, तो उसको थोड़ा सा तभी कर सकते हैं आप जब बेसिक्स पे थोड़ा ज़्यादा काम करें। ठीक, तो बेसिक्स पे कैसे काम करेंगे, कभी भी पूछ सकता है कि कोई भी संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखे जाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या शर्तें आवश्यक हैं। तो सबसे पहली शर्त होगी कि क्यू की वैल्यू किसी भी कीमत पर जीरो से बड़ी होनी चाहिए। जीरो से बड़ी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही किसी का बेस जीरो होता है पी बाई जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाती है। समझ पा रहे हैं, पहली चीज़ तो इनफाइनाइट हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि पी में हम गुणा कर रहे हैं 1/0 से, और पी में मल्टीप्लाई करेंगे 1/0 से, तो वो वैल्यू कर देगा जीरो। ऐसी सिचुएशन भी बन के आ सकती है। लेकिन आपको याद रखना है कि हाँ, पी की वैल्यू के बाद क्यू की वैल्यू जो हमको बचा के रखनी है, क्यू की वैल्यू किसी भी कीमत पे जीरो से नीचे नहीं आनी चाहिए। ये होती है मैथमेटिकल भाषा। और मैं अब आपको आराम से डायरेक्ट भाषा दिखाता हूँ। संख्या ग्राफ का कितना फ़ायदा होता है आप देखिए। संख्या ग्राफ का इतना ही फ़ायदा है आपको, देखिए कि अगर आपको ये पता है कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो उसके इतर जितनी संख्याएं बच जाती हैं उसके अलावा वो सारी परिमेय संख्याएं हैं। कैसे, कोई संख्या पूर्णांक है, या कोई संख्या भिन्नात्मक रूप में है, या कोई संख्या धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, प्राकृतिक है, पूर्ण संख्या है, या कोई अभाज्य है, भाज्य है, सम है, विषम है, या प्राकृतिक है, कोई भी संख्या लिखी होगी। समझ गए, यानी अब इतना ग्राफ कैरी करेगा। अगर इतना ग्राफ में आप कुछ भी लिख देते हैं, इतनी संख्याओं में आप कुछ भी लिख देते हैं, तो वो परिमेय संख्या हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब इवन आप अगर जीरो भी लिख देते हैं परिमेय संख्या के रूप में, अगर आप जीरो भी लिख देते हैं तो जीरो भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जीरो के नीचे हम एक मानेंगे और इसका पी बाई क्यू कर देंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी जीरो और क्यू की वैल्यू आ जाएगी वन। क्यू की वैल्यू नहीं जीरो होनी चाहिए, तो जो कि क्यू की वैल्यू हम लोग वन कर रहे हैं, क्योंकि किसी का भी बेस वन होता है। ठीक, तो कोई भी संख्या आप मानिए, बस एक चीज़ याद रखिएगा, अभी मैंने आपको दिखा दिया कि ग्राफ का वैल्यू क्या है। अब ग्राफ की वैल्यू को समझिए, किस फ्लो में लिखा गया है उस फ्लो को फॉलो करिए कि ग्राफ की वैल्यू है क्या। कोई भी संख्या आप मान लीजिए, जो संख्या अपरिमेय ना हो वो परिमेय होगी। सबसे पहली परिभाषा तो यही याद रखिए। अब अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय बस इतना दिमाग में याद रखना है, जिन संख्याओं का आपको अंत नहीं मिलता। अशांत भिन्न समझते हैं, अंत नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब समझिए कि मैं एक संख्या लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ, अब देखिए 1.213556666 अनंत तक लिख दूँ। जब ये संख्या अशांत भिन्न में चली जाती है, ऐसी संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या का रूप लेती है, क्योंकि इसका अंत निश्चित नहीं होता। और जैसे इस संख्या का अंत मिल जाएगा, चाहे यही मिल जाए 1.3 या किसी पे भी मिल जाए, 1.25 कुछ भी 6 1 भी मिल जाए, इसका हम परिमेय रूप बता सकते हैं। इसको तट से हटाएंगे, नीचे एक लिखेंगे और 1 2 3 1 4 0। अब इसका एक परिमेय रूप हो गया, पी की वैल्यू ये हो गई और क्यू की वैल्यू ये हो गई। समझ पा रहे होंगे ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आपको ऐसा मिल जाए कि भिन्न शांत नहीं हो रहा है, मतलब लगातार चलता चला जा रहा है, जैसे 1.2 1 2 1 2 1 2 1, यानी 2 1 पे बार कर दिया जाए, अब ये सिचुएशन भी आती है। तो ये सिचुएशन भी क्या है, पी बाई क्यू की सिचुएशन है। भले ही आप तोड़ के इसको बना सकते हैं, आपको पता है कि कैसे तोड़ते हैं कैसे बनाते हैं, लेकिन है सिचुएशन यही। ठीक है, क्योंकि वो जो आप बनाते हैं ना वो एग्जैक्ट नहीं होता, वो माना हुआ होता है। जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे पाई, जैसे हम लोग पाई को देखते हैं, ये पेपर में कम से कम 10 बार आया, पेपर में इतनी बार आता है किसी भी पेपर में उठा के दे देता है। तो पाई का मान हमने आज तक पढ़ा कि ये होता है 22/7, 22/7। तो 22/7 इसका एक इमेजिनरी मान है। ठीक है, पाई का वास्तविक मान नहीं है, ये एक इमेजिनरी मान है, ताकि आप गणना कर सके। गणना की सरलता के लिए इसको मान रखा गया है। एक्चुअल में इसका मान होता है 3.216564, कुछ भी करके होता है, लेकिन अनंत तक होता है। 3.21 कुछ करके होता है, चलता चला जाता है। ठीक है, नहीं करना चाहे तो मैं काट भी दूंगा। अभी देखिए कितना होता है, काटता हूँ, देखिए आराम से। इसका जो एक्चुअल में मान होता है, काटते हैं तो कितना हुआ, 7 3 21, 3 बार गया, 1 बचा, 1/7 हुआ, दशमलव लगा, 10 हुआ, 7 1 9 7 हो गया। ठीक, उसके बाद 3 हुआ, 7 4 28 हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना बचा, 2 बचा, 7 2 14 हो गया। ठीक है, फिर 6 बचा, 7 8 56 हो गया। तो ऐसे 14 28 से चलता चला जाएगा, ये लगातार आप काट नहीं पाएंगे। तो जब अनंत तक जाता है ऐसी संख्या, इसलिए पाई कभी भी लिखा मिले, आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि क्या पाई एक परिमेय संख्या है, तो आपको मानना कहना है नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अशांत भिन्न का हिस्सा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो। फिर आपसे पूछेगा कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है,
तो आपको बोलना है हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो की वैल्यू को हम 0/1 लिख सकते हैं। पूछेगा 1 एक प्राकृतिक संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि 1 के नीचे 1 लिख के मान निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं अभी आपको बोल दिया मैंने कि इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी, आप सम विषम अभाज्य भाज्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य अपूर्ण अपूर्ण कुछ भी पढ़ लें, वो होगी क्या? पूर्ण संख्या का हिस्सा ही होगी। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं परिमेय संख्या का हिस्सा होगी। वो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है बोलने में, उससे मत जाइए, वो स्पीडर हो जाता है बोलने में कुछ भी इंसान थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को फिर से समझते हैं कि चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या समझना है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं के भी कंटेंट को मिलाइएगा, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर इससे अच्छा बता देगा तो बताइएगा। आराम से देखिए, यहाँ तक का चीज़ें आप समझ चुके, अशांत के शांत का मैटर समझ चुके। अब देखिए आपको पूर्ण संख्या पूर्णांक को समझना है और भिन्न को समझना है। तो छोटा सा रूप है कि परमेय के दो पार्ट में तोड़ा जाता है। परमेय के दो हिस्से होते हैं, जैसे वास्तविक के दो हिस्से हमने तोड़े, परमेय और अपरिमेय, वैसे हम लोग परमेय को दो भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग? एक पूर्णांक और एक भिन्न में। पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3, और अभिन्न संख्या का मतलब होता है जो भिन्न, जैसे 3/4, ठीक है, 4/5, 5/6। तो कुछ भी जिसको जैसे नॉर्मल लिखा हुआ होता है 5/6, 6/7, 7/8, कुछ भी जो भिन्नात्मक रूप में होता है वो भिन्न संख्या है। और पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्णांक संख्या जो होती है, आपको दिखाई दिया कि पूर्णांक जो होता है 1 2 3 4 5 -1 -2, ये पूर्णांक होता है। ठीक है, अब इसमें भी बहुत आसानी से आपको समझना होता है कि पूर्णांक का पार्ट क्या होता है। पूर्णांक का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो क्या होता है, वो बस संख्याएं पूर्ण में लिखी हों, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक कुछ भी लिख दीजिए, वो भी पूर्णांक में जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ -10 -5, कुछ भी लिख दूँ, 0 भी लिख दूँ, वो भी पूर्णांक में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ आप लोग देखिए, ग्राफ बहुत कुछ समझा रहा है। ये ग्राफ से ही आप लोग ज़्यादातर चीज़ें कनेक्ट करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही ये हिस्सा गया। ठीक, इस ग्राफ से आपका 80% चीज़ें कनेक्ट होंगी। फिर से कनेक्ट करा रहा हूँ, देखिए अब इसी का हिस्सा है ये सब निकल के जो आ रहा है इधर तक, यहाँ तक, ये सब कुछ जो निकल के आ रहा है, ये भिन्न संख्या को छोड़ दीजिए, बाकी इसी का हिस्सा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भिन्न संख्याएं जो हैं उसको तो छोड़ दीजिए, इधर कर दीजिए, बाकी कुछ भी बचता है। कोई ऋणात्मक संख्या होती है, कोई भी ऋणात्मक संख्या आप मान लीजिए, -3065 मान लीजिए, कोई भी धनात्मक संख्या मान लीजिए इनफाइनाइट तक, कोई भी शून्य संख्या, जैसे शून्य संख्या तो एक ही होती है। देखिए संख्याएं यहाँ पे भी अभिवात होगी, कोई भी संख्या मान लीजिए, फिर आप कोई प्राकृत संख्या मान लीजिए, फिर कोई पूर्ण संख्या मान लीजिए, या कोई भी प्रकृत संख्या के अन्य भाग जो होते हैं, भाज्य अभाज्य सम विषम यौगिक मूलक, कुछ भी मान लीजिए, वो संख्या पूर्णांक ही होगी। कोई भी संख्या पूर्णांक होती है, बस वो भिन्न ना हो। जो भिन्न होगा वो पूर्णांक नहीं होगा, जो पूर्णांक होगा वो भिन्न हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि 2 को आप भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं कि 2/1, लेकिन ये केवल लिखने के लिए एक बड़े स्तर पे आपसे नहीं पूछेगा। अगर आप बेसिक से पूछता है कि आप बताइए 2/3 भिन्न है कि 2/1 भिन्न है, तो आप 2/3 भिन्न मारना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं आप लोग? समझना होता है थोड़ा बहुत। बाकी तो मैथमेटिकल भाषा में जो प्रूवन है उसको तो आप कहीं गलत ठहरा नहीं सकते। ठीक, तो हम लोग जो बात कर रहे थे, पूर्णांक की बात कर रहे थे, लिख लीजिएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। पूर्णांक संख्या जैसे क्या होती है कि -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होती है, या दूसरी तरीके से रख लीजिए कि कोई भी ऋणात्मक संख्या हो, कोई भी धनात्मक संख्या हो, या शून्य, ये सब पूर्णांक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं। देन आगे बढ़िए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए कि बहुत थोड़ा भी दिमाग लगा लेंगे आपका बहुत काम हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कैसे आएंगे भी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए धनात्मक संख्या को डिवाइड किया जाएगा। अभी तक किसको डिवाइड किया गया? अभी तक डिवाइड किया गया इसको, पूर्णांक को। अब धनात्मक संख्या को डिवाइड किया जाएगा। धनात्मक संख्या को डिवाइड किया जाएगा तो सबसे पहले लेके जाया जाएगा प्राकृतिक संख्या में। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या का ग्राफ यहाँ है। ठीक है, और उसके बाद में शून्य को अलग दिया गया है। देखिए धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य क्यों अलग लिखा गया? कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही शून्य ऋणात्मक है। दिख रहा है ना? ध्यान दीजिए, इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इस पर जोर दिया जा रहा है कि शून्य की अपनी अलग अस्तित्व है। शून्य ना धनात्मक ना ऋणात्मक और ना ही क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। बहुत ध्यान से देखिए कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। याद रखिएगा, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऊपर में पूछता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिखिए, आप 0 से शुरू कर देंगे ना, खत्म हो जाएगा काम। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब अगर शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इट मीन्स शून्य जो है प्राकृतिक संख्या के किसी भी पार्ट का हिस्सा नहीं बन सकती। प्राकृतिक संख्या को यहाँ हमने डिवाइड किया है। प्राकृतिक संख्या समझ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोगों ने कहाँ तक डिवाइड किया है? अभाज्य में डिवाइड किया।
भाज्य में डिवाइड किया, सम में डिवाइड किया, विषम में डिवाइड किया, एक यौगिक भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमको यौगिक नहीं पढ़ना होता, हमारे सिलेबस से बाहर है। तो मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि शून्य का जो अस्तित्व है, पेपर में डायरेक्ट आएगा, शून्य का अस्तित्व होता है वो ना तो ऋणात्मक होता है, शून्य ना तो धनात्मक होता है, और शून्य अब इसके बाद प्रकृति भी नहीं होगा, क्योंकि अब इसके इतर ग्राफ बन रहा है। ध्यान से देखिए, अगर ग्राफ आपको दिख रहा है तो ग्राफ को मैं मिटा भी दूंगा और साफ कर दूंगा, आप समझ पाएंगे कि चीज़ें हो क्या रही हैं, जो बोला जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत काम का आपकी। अब देखिए यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं किताब में लिखा बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना, ठीक। अब देखिए शून्य की स्थिति फिर से बता रहा हूँ कि शून्य ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो शून्य अपना अलग अस्तित्व रख रहा है, केवल एक जगह होगा, शून्य पूर्ण संख्या का हिस्सा होगा। और अभी और आगे बताऊंगा, आराम से इसको ध्यान से देखिए। अब शून्य की वैल्यू समझ लीजिए कि फिर शून्य तो ना तो प्राकृतिक होगा, और अगर शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है तो शून्य इनमें से किसी भी हिस्सा का भाग, किसी भी भाग का हिस्सा नहीं होगा। फिर पेपर में आएगा कि क्या शून्य एक भाज्य संख्या है, नहीं है। शून्य क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं है। शून्य क्या एक ऋणात्मक संख्या है, तो नहीं है। शून्य क्या एक धनात्मक संख्या है, नहीं है। फिर पूछेगा शून्य क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं है। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि शून्य क्या एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है, ठीक है। शून्य होल नंबर क्यों है, क्योंकि होल नंबर तभी बनता है, पूर्ण संख्या तभी बनती है जब धनात्मक में जीरो जोड़ दिया जाता है। धनात्मक संख्या और शून्य के मिलने से ही पूर्ण संख्या बनती है। ग्राफ बहुत कुछ कह रहा है, ग्राफ को बहुत सावधानी से बनाया गया है। आप लोग ध्यान रखिए कि कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है, उसमें हाँ उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जब जोड़ दे रहे हैं किसको, जीरो को। या दूसरा तरीका रखिए कि जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो इंक्लूड कर देते हैं देन बनता है पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख दीजिए इनफाइनाइट तक। अगर इसी में जीरो भी ऐड कर दिया जाए, प्लस जीरो कर दिया जाए, इट मीन्स जीरो से शुरू किया जाए इसको, और किया जाए 0 1 2 3, कुछ भी लिखा जाए, यानी यहाँ जीरो ऐड कर दिया जाए, तो जीरो ऐड कर दिया जाएगा, देन ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी होल नंबर बन जाएगी, ठीक है, होल नंबर बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट, आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूछिएगा होल नंबर क्या है, प्रथम 3 होल नंबर बता दीजिए, तो 0 1 2, 0 1 2 होल नंबर खत्म हो जाती है। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या बता दीजिए, तो 1 2 3, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगर आपको समझ में आई होगी तो आई होगी, नहीं तो आप कमेंट करिए, बताया जाएगा, 100% बताया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऋणात्मक समझ चुके, धनात्मक समझ चुके, शून्य समझ चुके, प्राकृतिक संख्या को पढ़ना है बहुत अच्छे से। पूर्ण संख्या अभी बता दिया कि पूर्ण संख्या तभी होगी जब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो इंक्लूड कर दिया जाए। इट मीन्स ये जितना लिखा है इसमें अगर हम लोग जीरो और एक जगह बगल लिख दें तो ये पूरा मामला जो बन के आएगा ये होल पूर्ण संख्या का बन के आ सकता है, ठीक। सिचुएशन है, बहुत तरीकों से दे सकता है, ठीक। अब हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर को। प्राकृतिक संख्या को कई बार में डिवाइड कर सकते हैं, यौगिक भी एक इसका रूप होता है, लेकिन अब देखिए हमको देखना है पहले अभाज्य को और फिर भाज्य को। अभाज्य की परिभाषा होती है, परिभाषा से ही आप सॉल्व करिए, नहीं फंस जाएंगे। अभाज्य की परिभाषा ये होती है कि कोई संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो यानी दो संख्याओं से ही कटती हो, वो संख्या होगी क्या, अभी बताया, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या कैसे होगी, जैसे बहुत ध्यान देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, और एक संख्या 9 लिख देता हूँ, एक संख्या आपको 5 लिख देता हूँ, एक संख्या और लिख देता हूँ। अब इसमें से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं, ध्यान से देखिए। तो पहली संख्या 2 है जो कि अभाज्य है, दूसरी संख्या 3 है जो कि अभाज्य है, 9 है जो अभाज्य नहीं है, और 5 जो है वो अभाज्य है। अब क्यों है, 2 को जब काटा जाएगा तो कोई दो गुणनखंड इसका मिलना चाहिए, क्या क्या, पहला इसका गुणनखंड होता है 1, ठीक, और दूसरा ये कटता है किससे, खुद से, सेल्फ से कटेगा, ठीक है, खुद से भी संख्याएं कटती हैं। दूसरी संख्या 3 है, 3 भी 1 से कटती है और सेल्फ से कटेगी, किसी और संख्या से कटेगी नहीं। बट 9 को जब आप डिवाइड करने आएंगे तो 9 पहली चीज़ तो 1 से कट जाएगी, दूसरी चीज़ ये 3 से कट जाएगी, और दूसरी चीज़ ये 9 से कट जाएगी। जब कोई संख्या के 3 डिफिनेशन हो गए तब ये भाज्य में चली जाएगी उठ के, समझ पा रहे हैं। मतलब 2 से ज़्यादा अगर भाजकता मिल जाती है, 2 से ज़्यादा किसी से संख्या से कट जाती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, भाज्य में चली जाती है। और अभाज्य में रहने की शर्त केवल एक ही है कि वो संख्या, एक्चुअल में दिमाग से ये भी हटा दीजिए कि 1 से कटती है, क्योंकि हर संख्या 1 से कटती हैं, वो संख्या खुद से और सिर्फ खुद से कटती है तो अभाज्य संख्या है, दिमाग में ये रखिए, ठीक है। अब इसलिए ये रूल फ्लॉप हो जाता है कि खुद से कटती है और सिर्फ खुद से कटती है, इसलिए फ्लॉप हो जाता है क्योंकि एक संख्या और भी होती है जो इनके इतर बच जाती है,
जो कि प्राकृतिक संख्या का हिस्सा है लेकिन इनमें से किसी का हिस्सा नहीं है। इसका हिस्सा नहीं है, अभी दिखा रहा हूँ। एक संख्या होती है 1, और 1 अभाज्य संख्या नहीं है, अभी आपको बता दे रहे हैं। 0 का तो वैल्यू पहले ही बता चुके कि 0 इसके ग्राफ से ही अलग है, प्राकृतिक संख्या के ग्राफ में ही नहीं आता 0। तो ये सब प्राकृतिक संख्या का हिस्सा है, तो 0 तो पहले ही बाहर है। 0 ना तो सम, ना विषम, ना भाज्य, ना अभाज्य, ना प्राकृतिक। ठीक, अब 1 तो प्राकृतिक है, फिर भी वो भाज्य अभाज्य का हिस्सा क्यों नहीं बन रहा है? आप देखिए 1 की स्टेटस क्या होता है। अगर किसी संख्या को अभाज्य होना है तो स्टेटस ये है कि वो तो 1 से कटे और खुद से कटे, यानी उसका मिनिमम 2 गुणनखंड मिलना चाहिए। 2 गुणनखंड बहुत मिनिमम मिले तो मिले, और 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, वो खुद से कटेगा। और कोई है जो 1 को और काट के जाएगा? नहीं काट के जाएगा। तो सिचुएशन ये होती है कि इसी कारण से इसको अभाज्य में भी नहीं रख सकते और इसको भाज्य में भी नहीं रख सकते। भाज्य में क्यों नहीं रख सकते? कि कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, तब भाज्य में जाएगी। क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूँ, फिर से ले रहा हूँ 9 को, तो 9 के 3 हैं। कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है और 9 है। 3 से कटती है, इसलिए 9 को भाज्य में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन 1 के साथ तो ऐसा नहीं है। 1 का केवल 1 और 1 सिंगल ही ऐसा है जो काट सकता है, वो खुद। समझ पाए? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद बढ़ते हैं सम के कॉन्सेप्ट में और विषम में। सम और विषम का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। सम और विषम का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, केवल एक परिभाषा याद रखना है कि 2 की विभाजिता। जिसमें 2 की विभाजिता है वो सम है, जिसमें नहीं है वो विषम है। और विषम इसलिए है क्योंकि उसमें 2 की विभाजिता नहीं है। अब जैसे विषम स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, और सम स्टार्ट होता है 2 से। क्यों याद रखना है? पेपर में पूछता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको पहली सम संख्या पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 2 2 2 जोड़ते चली जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर पूछेगा प्रथम विषम संख्या क्या होगी, तो आपको याद रखना है कि प्रथम विषम संख्या 1 होती है। अभाज्य संख्या और विषम संख्या में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ से, बहुत ध्यान से देखिए। अब अंतर को दिखा रहा हूँ। सम तो सभी लोग कर लेंगे, कि जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये सारी संख्याएं क्या है? सम है। लेकिन इसके बीच में भी जो है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये विषम है। लेकिन अभाज्य संख्या का फंडा यहाँ नहीं है। अब अगर क्या कहते हैं, आपको एक डेफिनेशन मैं इसको इरेज करूँगा, आपको नहीं इरेज नहीं करूँगा, एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करूँगा, इरेज बाद में करूँगा। अभी फिर से दिखा देता हूँ एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंतर करना है। अब आपको मैं अंतर करके दिखाता हूँ अभाज्य में और विषम में। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखिए अभाज्य में क्या है, अभी बोल दिया कि अगर 9 की वैल्यू देखोगे तो 9 विषम का हिस्सा बन जाएगा। 9 विषम का हिस्सा इसे, क्योंकि ये 2 से पूरा नहीं कट रहा है। लेकिन 9 अभाज्य में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अभी बताया कि 9 के 3 जो है कटने वाले हैं। क्या है? 1 है, 3 है, 3 से गुणनखंड इसका 3 कटता है, दूसरा ये 9 से कट जाता है। ठीक है, मतलब अब इसलिए नहीं है। अगर इसमें 2 का गुणनखंड चला जाएगा तो तुरंत ये सम हो जाएगा। जैसे 10 होता तो सम हो जाता, और फिर सम हो जाता तो और कहीं नहीं जाता। तो कहने का मतलब मेरे समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आराम से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में रिपीट होगा लेकिन आपको सब समझ में आएगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। कि संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहली चीज़ वास्तविक और दूसरी चीज़ काल्पनिक। ठीक है, और जब वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिलेंगे तो एक संख्या बन के आएगी मिश्रित। ठीक है, मिश्रित संख्या होने के लिए बस एकमात्र कंडीशन है, याद रखिएगा। मिश्रित संख्या में जो दूसरी संख्या होती है a प्लस आई बी, तो जो b वाली संख्या होती है इसको 0 मत करिएगा कभी, क्योंकि 0 से कट जाती है। ठीक है, अपन लोग को ये गलती नहीं करना है कि 0 कर देना है। ठीक है, याद रखना। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि कोई भी संख्या जो रूट में लिखी होती है अपरिमेय है। और दूसरी संख्या ये भी होती है कि कोई भी संख्या से तो काम नहीं होगा। जैसे अंडर रूट मैंने 4 लिख दिया तो क्या ये अपरिमेय है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका अंत हो जाएगा, तुरंत ये 2 मिलेगा, कट के बाहर 2 मिलेगा। तो ये शांत भिन्न का हिस्सा है अंडर रूट 4, इसलिए ये क्या है? ये अपरिमेय नहीं है। मतलब कोई भी संख्या आप अंडर रूट में लिख के नहीं कर सकते। कोई भी आपसे बोल देता है कि जो संख्या रूट में लिखी जाती हैं वो अपरिमेय है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी संख्या आप अंडर रूट में लिख सकते हैं। जैसे 64 लिख दिया अंडर रूट में, अंडर रूट 64, तो अंडर रूट 64 तो 8 अठाई 64, 8 का वर्गमूल है, वर्ग है 8 का, तो क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो शांत भिन्न का हिस्सा है। फिर बोल दे रहा हूँ, अशांत भिन्न और शांत भिन्न आप समझिए। अशांत भिन्न क्या होता है? जैसे कि 1.3 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक चलती चली जाए पॉइंट के बाद, वो अशांत भिन्न का हिस्सा है, वही अपरिमेय संख्या का हिस्सा बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अंडर रूट के अंदर 100 को रख के बोल दीजिए कि अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वो तुरंत कट के बाहर आ जाएगी, 100 बनेगी। ठीक है,
अब देखिए, इसको हम लोग और आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या आपको मैंने भी बता दिया जितना बता सकता था। अब आगे बढ़ते हैं, जितना भी अब आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, पूर्णांक के अंतर्गत। मैंने आपको बोला कि कोई भी संख्या आप मान लीजिए, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, भिन्न, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सब संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ भी मान लीजिए वास्तविक है, बस एक चीज़ मत मानिए, काल्पनिक। ठीक। अब आइए परिमेय संख्या। अब इसके बाद अपरिमेय को छोड़ दीजिए तो कुछ भी मानिए, सारा का सारा क्या होगा, परिमेय होगा। पहले बोल दिया क्यों, क्योंकि पूर्णांक और भिन्न जितना भी होता है सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्णांक और भिन्न में। अब पूर्णांक को किस में डिवाइड करते हैं, एक ऋणात्मक में, एक धनात्मक में और एक शून्य में। तो इसका मतलब ये है कि शून्य जो है ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। ठीक है। और भी चीज़ें हैं शून्य में कि शून्य ना ही अभाज्य है, ना भाज्य है, ना सम है, ना विषम है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो प्राकृतिक संख्या को समझते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो जीरो के इतर कोई भी संख्या लिख दो ऊपर की, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। और प्राकृतिक संख्या के अन्य हिस्सा क्या है, ये देखिए, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब आप बोलेंगे कि माइनस वाला क्यों नहीं लिया जाता, तो अभी बोल दिया कि माइनस का मामला यही खत्म हो जाएगा। ठीक है। माइनस पूर्णांक का इंटीजर्स का हिस्सा होता है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपसे पूछ लेगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो आप शुरू करेंगे कहाँ से, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 से 3 से, ना कि आप शुरू करने चले जाते हैं माइनस। माइनस में तो माइनस का कोई अंत है, देखिए संख्याओं का कोई अंत नहीं है तो संख्याओं का कोई प्रारंभ भी नहीं है। अगर आप संख्या को देखते हैं तो ऋणात्मक संख्या से स्टार्ट करिए। अगर मैं बोल देता हूँ कि वास्तविक संख्या लिख दीजिए, तो क्या इसका अंत होगा, माइनस से स्टार्ट होती है संख्या। लेकिन हमको पता है, जब हमको पूछा जाता है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्या, तो पहली 5 प्राकृतिक संख्या हम टर्न से लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, नहीं लिख देते। तो इसी सिचुएशन में हमसे अगर पूछा जाता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो ये भी लिख देते हैं, सभाज्य भी लिख देते हैं। तो ऋणात्मक इसका हिस्सा ही नहीं है, ऋणात्मक का तो खेल ही यही खत्म हो गया। इसके बाद हमारा ग्राफ चलेगा प्राकृतिक का, और प्राकृतिक का ग्राफ आके यहाँ ऐड हो जा रहा है, ये देखिए। तो समझाने का तो मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ कर रहा हूँ, आपको समझ भी आना हो, थोड़ा बहुत आ रहा होगा। ठीक। अब अगर धनात्मक और ऋणात्मक को भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है, धनात्मक में क्या, जैसे कि इसी को दूसरे रूप में देखिए तो प्राकृतिक संख्या, तो अगर प्राकृतिक संख्या को और शून्य को ऐड कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बनती है। ठीक। समझ पा रहे हैं। दो चीज़ें हैं कि जो संख्या धनात्मक है वो प्राकृतिक भी हैं, सीधा डायरेक्ट पेपर में आएगा। ये सब बहुत अंदर की बात है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन सीजल यूजल में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो जो संख्याएं धनात्मक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो तुरंत प्राकृतिक संख्या का भी हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको पढ़ लिया आप लोगों ने, प्राकृतिक संख्या को पढ़े। अभाज्य क्या है, जिसमें 2 से अधिक जो है भाजक मिल जाए, जैसे कि आपका मिल जाए, जैसे क्या, वो अभाज्य हो जाएगा। जैसे जिसमें 2 से जो है 2 के बराबर मिले, अगर 2 से ज़्यादा मिलेगी तो वो भाज्य में चला जाएगा। जैसे कि क्या, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, इसके क्या है, भाजक जो है 2 हैं, क्या है, एक खुद से कटती है, दूसरी 1 से कटती है। ठीक। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा कि क्या एक अभाज्य संख्या है, तो याद रखना कि नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। ठीक है। अब याद रखिए, अब भाज्य संख्या भी बता दिया, जो इसके बाद बचेगा वो भाज्य हो जाएगा। सम में क्या जाएंगे, सम संख्या वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, और जो 2 से नहीं कटती, नहीं डिवाइड होती, नहीं डिविडेंड होती, वो क्या होती हैं, विषम होती हैं। ठीक है। अब विषम संख्याओं का स्टार्ट होता है 1 से, और सम संख्या का स्टार्ट होता है 2 से। एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या, या एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो है आपकी 2। 2 सम भी है और अभाज्य भी है। पेपर में आया है ये क्वेश्चन, सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है। विषम में तो आप देख ही चुके हैं, 1 का रूल भी देख चुके हैं, 0 की आपकी यूनिटी बता दिया, पाई के बारे में बता दिया। अब इसके बाद कुछ ज़्यादा बहुत कुछ बचता नहीं है। तो अगर आपको पसंद आता है, क्लास लंबी बनी होगी, मुझे पता है 40 मिनट लगभग लग गया होगा, लेकिन आप लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को वहीं देखना है जहाँ बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, हो सके तो लाइक करिए। बाकी आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद आप सभी का।